All right, guys. So let us start this discussion. So very good morning to all. और आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द न्यू चेंजेस इन गेट 2021. वन थिंग. सेकेंड थिंग, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को ये चेंजेस कैसे अफेक्ट करते हैं, ये दो चीज के बारे में हम लोग आज बात करेंगे. राइट. सो द फर्स्ट सेशन इज अबाउट द चेंजेस इन गेट 2021. So guys, we have recently received a notification, information brochure आ चुका है आईआईटी बॉम्बे की तरफ से, और बहुत इंटरेस्टिंग से कुछ चेंजेस इसमें किए गए हैं. इसमें से काफ़ी चेंजेस बहुत वेलकमेबल है, बहुत अच्छे चेंजेस है, और उनका बहुत सही इम्पैक्ट रहेगा हमारे गेट एस्पिरेंट्स के लिए. राइट. सो लेट अस डिस्कस अबाउट कि गेट 2021 से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है. उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग गेट क्यों दे रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. वेदर यू आर गोइंग फॉर पीएसयू, यू वांट टू गो फॉर मास्टर्स, यू वांट टू गो फॉर हायर रिसर्च, यू वांट टू गो अब्रॉड, आपको कोई डीआरडीओ वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्क करना है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसको साथ लेके मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको आप प्रोसेस करेंगे. ठीक है. तो दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड फॉर वंस. नाउ ये 2021 में दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग कुछ चेंजेस दिए गए हैं. द फर्स्ट चेंज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस कि प्री फाइनल ईयर में अपने 6th सेमेस्टर में स्टूडेंट्स कैन अटेंड द गेट एग्जाम. ओके. इन देयर प्री फाइनल ईयर, इन योर 6th सेमेस्टर, you can attend the gate exam, which is extremely a good step. Right. 2011 में दोस्तों एक बार आईआईटी मद्रास ने जब पेपर निकाला था, उस टाइम पे एक बार ये स्टेप लिया गया था, विच वॉज वेरी यूजफुल टू मी एज वेल. उस टाइम पे आई वॉज इन द 6th सेमेस्टर, और वहां पे मेरे को एक ट्रायल रन मिल गया गेट के अंदर. मैंने वो गेट की एग्जाम 6th सेमेस्टर में क्वालिफाई करी. आई गॉट 98 परसेंटाइल, अराउंड 2800 रैंक मिला था मुझे. एंड दैट प्रूव्ड वेरी यूजफुल व्हेन आई अटेम्प्टेड गेट इन फाइनल ईयर. सो आपको ये बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाला है कि आप प्री फाइनल ईयर में गेट एग्जाम दे सकते हो. बट साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है दोस्तों, प्री फाइनल ईयर में गेट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. डेफिनेटली देना चाहिए, और माइंडसेट क्या रख के देना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. जब से नोटिफिकेशन आया है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड मी कि सर प्री फाइनल ईयर में हम पूरा प्रिपरेशन करके पूरा सिलेबस खत्म करके गेट दे देते हैं. ओके. अकॉर्डिंग टू मी that is not necessary. Okay. There are several reasons for that. आप फाइनल ईयर में जितनी शिद्दत से दे सकते हो उतने अच्छे तरीके से, मेजोरिटी केसेस में प्री फाइनल ईयर में उतने सही तरीके से आप गेट अटेंड नहीं कर पाओगे. एक चीज, क्योंकि करीब 15 to 20 मार्क्स के सब्जेक्ट्स आप इंजीनियरिंग में पढ़े ही नहीं हो. ओके. आपका 6th सेमेस्टर और 7th सेमेस्टर, ये दो सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स है दैट विल बी रिमेनिंग. 6th सेमेस्टर की शुरुआत में फरवरी के फर्स्ट वीकेंड पे आप लोग गेट अटेम्प्ट करेंगे. राइट. तो आपका 6th और 7th सेमेस्टर, ये दो सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स है दैट विल स्टिल बी रिमेनिंग फॉर यू टू स्टडी. दैट इज वन थिंग. सेकेंड थिंग विल बी गाइज कि ऑलवेज जो फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, उसका एक्सपीरियंस आपको सेकेंड अटेम्प्ट में मोटिवेट ही करता है. 95-98% केसेस में इट इज गोइंग टू हेल्प यू. आप सेकेंड टाइम दे रहे हो तो प्रीवियस ईयर का जो एक्सपीरियंस है, जो माइंडसेट था, दिमाग का जो प्रोसेस हुआ था वो 3, 3.5, 4 घंटे के लिए, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है. सो गेट 6th सेमेस्टर में देना ही है, बट क्या माइंडसेट से कि ये मेरा एक ऐसा अटेम्प्ट है जो मुझे नेक्स्ट ईयर बेनिफिट करना चाहिए. ओके. और उसमें ये भी ध्यान में रखना है गाइस कि 6th सेमेस्टर में गेट कैजुअली नहीं देना है. अगर आपने ऐसे ही दे दिया कि भैया जो करना है वो तो नेक्स्ट ईयर ही करना है, अभी तो वैसे ही गेट अटेंड कर लेते हैं, तो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. यू हैव टू फील द प्रेशर. आपको एक टारगेट लेके मुझे इतने मार्क्स चाहिए, इतना रैंक चाहिए, वो 6th सेमेस्टर में आपको टारगेट लेके अटेम्प्ट करना है. तब आपको पता चलेगा कि आपका टारगेट किधर था और आप किधर जाके गिरे. राइट. तब वो एक्सपीरियंस, वो प्रेशर सिचुएशन, उसका आपका माइंडसेट, उसका थॉट प्रोसेस, वो आपको फाइनल ईयर में हेल्प करेगा. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. ऑलराइट. 6th सेमेस्टर में गेट हमेशा अटेम्प्ट करना ही चाहिए. इट इज अ ट्रायल रन फॉर अस.
बट कैजुअली नहीं करना है, पूरी शिद्दत से जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करके करना है, बट कीपिंग इन माइंड दैट दिस इज नॉट माई लास्ट चांस। ओके, तीसरा काफी इंपॉर्टेंट रीजन होता है इसके लिए, अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हो तो ठीक है, अगर आप पीएसयू जॉब्स या और कोई रीजन के लिए गेट कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर का स्कोर जो है उसके बेसिस पे काफी कंपनीज आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आप 6 सेमेस्टर में जब गेट स्कोर लेके आते हो तो आपके पास आपका डिग्री सर्टिफिकेट भी नहीं है। ऑलराइट, सो वो गेट स्कोर आपको नेक्स्ट ईयर यूजफुल होगा। सो यू आर ऑलवेज गोइंग टू अटेंड गेट वंस अगेन बिफोर यूजिंग दैट गेट स्कोर। समझ रहे हो? आप सिक्स का मार्कशीट, सिक्स का गेट स्कोर कार्ड यूज करेंगे कब? जब आपका 8 सेमेस्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद ही यूज करेंगे ऑब्वियसली। तो तब तक 8 सेमेस्टर में एक और रन आपको मिल ही रहा है, तो उसको और ज्यादा बेहतर करके एक और अच्छा गेट स्कोर कार्ड आपके हाथ में होना चाहिए। राइट, सो दैट इज द आइडियल वे टू गो। प्री फाइनल ईयर में गेट अटेंड करें, पूरी मेहनत से अटेंड करें और उसकी हेल्प लेके फाइनल ईयर में बेस्ट रिजल्ट लेके आए। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू शुड बी टारगेटिंग। जो लोग अभी सेकेंड ईयर में है उनको भी नेक्स्ट ईयर आपको गेट देना ही है थर्ड ईयर में, वो हिसाब से ही अभी चलो। ठीक है, बट डोंट हरी अबाउट कंप्लीटिंग द 100% सिलेबस, उससे काफी नुकसान हो जाता है, वो हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में डिस्कस करेंगे। जितना कर रहे हो उतना प्रॉपरली करके उसमें से अच्छे मार्क्स लेके आओ, ये दिमाग में रख के आपको प्री फाइनल ईयर में गेट अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग वुड बी गाइज कि गेट में एक बहुत बढ़िया सा चेंज आया है कि आप लोग 2 पेपर एट अ टाइम यू कैन अटेंड 2 पेपर्स। ओके, गेट में आप 2 पेपर्स दे सकते हो, नॉट अ सिंगल पेपर। मतलब आप अपनी कोर ब्रांच का पेपर तो दे ही सकते हो, साथ में एक ऑक्सिलियरी, एक सेकेंडरी पेपर भी अटेम्प्ट कर सकते हो ऑन द सेम ईयर। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि फेब्रुआरी के फर्स्ट सैटरडे पे आपका पेपर 1 का एग्जाम होगा। ओके, तो फेब्रुआरी के सेकेंड वीकेंड में आप दूसरा पेपर भी दे सकते हो। इट इज नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल बट इट इज अ गुड स्टेप फॉर अ फ्यू केसेस। ओके, एक चीज है दोस्तों, अगर आप लोग क्लियर है कि मुझे यही ब्रांच में, यही स्पेशलाइजेशन में, यही फील्ड में आगे बढ़ना है एंड आई कैन डू गुड इन दिस फील्ड, तो आपको दूसरा ऑप्शन सोचने की कोई जरूरत नहीं। राइट, बट अगर आपको लगता है कि आई कैन गो इन दिस एज वेल, आई कैन डू गुड इन दिस ऑल्सो, तब आप 2 पेपर्स दे सकते हो। और ये ज्यादा बेनिफिशियल है खासकर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक साइड के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको अपने ऑक्सिलियरी ब्रांच, जैसे ईसी वाले स्टूडेंट्स को इंस्ट्रूमेंटेशन में पेपर देने का लिबर्टी मिला है, तो ऐसे आप अपनी ऑक्सिलियरी ब्रांच में अपना करियर आगे बना सकते हो। राइट, मैकेनिकल सिविल वगैरह स्टूडेंट्स के लिए दिस इज नॉट एज प्रैक्टिकल एंड एज यूजफुल। ओके, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर्स को, एक्सक्यूज मी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को लाइफ साइंसेस दिया गया है ऑक्सिलियरी पेपर में, तो कोई मतलब नहीं बनता है ज्यादा मेरे हिसाब से कि मुझे इधर जाना है या फिर कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। आई वोंट बी प्रिपेयरिंग फॉर 2 पेपर्स पैरेलली ऑब्वियसली। ठीक है, सो ये ध्यान में रख के आपको स्मार्टली सिलेक्ट करना है कि वेदर आई शुड गो फॉर 2 पेपर्स और नॉट। ऑलराइट, एक और बहुत ही बढ़िया चीज आ गई है, दैट इज मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस। ओके, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस, कौन सी ब्रांच में कौन सा ऑक्सिलरी पेपर है वो अपेंडिक्स में बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है, इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। राइट, वो आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन ब्रोशर में एजुकेट के वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। हम सब्जेक्ट वाइज जब लेक्चर्स लेंगे उसमें भी डिस्कस करेंगे। राइट नाउ वी नीड टू कीप द सेशन टू द पॉइंट। ओके गाइस, या सो आई वाज टॉकिंग अबाउट एमएसक्यू, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस। अब तक गेट में 2 तरीके के क्वेश्चंस आते थे दोस्तों, एमसीक्यू एंड न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चंस। राइट, एमसीक्यू में क्या होता था, वी हैव 4 ऑप्शंस, 1 ऑप्शन इज करेक्ट, नेगेटिव मार्किंग इज देयर फॉर रॉन्ग आंसर। न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चंस में क्या होता था, हमें आंसर एक ब्लैंक के अंदर लिखना है इन न्यूमेरिकल टर्म्स यूजिंग द वर्चुअल कीपैड। ओके, ओनली नंबर्स फिल करने हैं हमको, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था। अब तीसरी टाइप ऐड कर दी गई है, ऐड क्या मैं बोल सकता हूँ कि रिटर्न हुई है तीसरी टाइप, 2002 के पहले के गेट के पेपर में ये होता था। एंड दिस इज वेरी यूजफुल टू आइडेंटिफाई कि आप सही में एक नॉलेजेबल स्टूडेंट है कि नहीं। दैट इज मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस। व्हाट डू वी मीन बाय मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस? मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन का मतलब है दोस्तों 4 में से 1 से ज्यादा ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं। राइट, सो दैट इज अ वेरी गुड स्टेप अकॉर्डिंग टू मी।
इससे क्या होता है कि आप एक तो वाइल्ड गेस तो करना बंद ही कर दोगे, वो कभी करना भी नहीं चाहिए गेट में ऑब्वियसली, बट आप वो तो कर ही नहीं पाएंगे। सेकेंड थिंग विल बी, यू विल बी 100% कॉन्फिडेंट, तभी आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। सो बहुत इजीली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे हम लोग कि हु इज अ रियली डिजर्विंग कैंडिडेट, किसने सच में ज्यादा मेहनत किया, किसका कंसेप्ट, किसका नॉलेज, किसका रीजनिंग ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, क्योंकि एक एक ही आंसर सही है वो पता है, तो कुछ ना कुछ टेक्टिक्स लगा के, कोई ट्रिक्स वगैरह करके कभी कभी क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है। बट व्हेन वी हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस, राइट, तो वो आप 100% श्योर है तभी आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट। और मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस में क्या है, 2 ऑप्शंस कैन बी करेक्ट, 3 ऑप्शंस कैन बी करेक्ट, ऑल 4 ऑप्शंस कैन ऑल्सो बी करेक्ट। और अगर कोई क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस करेक्ट है और आपने अगर 2 टिक किए या 1 टिक किया तो आपको कोई भी मार्क नहीं मिलेगा। बट एमएसक्यू मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग एज वेल, राइट। तो ये ध्यान में रखना है। और अगर आप मेहनत करके गेट, रियली आप गेट के अच्छे एस्पिरेंट हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि बाकी के बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस में स्कोर नहीं कर पाएंगे। जो कैजुअली गेट दे रहे हैं, जो पूरा प्रिपरेशन करके या समझ के नहीं दे रहे हैं, उनके एमएसक्यू क्वेश्चन सही होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो यू गाइज हैव टू यूज दिस एज अ प्लस पॉइंट। ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको यूज करना है एमएसक्यू क्वेश्चंस को। एजुकेट के लेक्चर्स में आपको डिटेल में इसके लिए ट्रेन किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि एमएसक्यू क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना चाहिए, आपके दिमाग में क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और एक और छोटा सा चेंजेस है, हर एक ब्रांच के सिलेबस में 2 to 5% चेंज किया गया है। हर एक ब्रांच के सिलेबस में छोटे मोटे कुछ टॉपिक्स ऐड या रिमूव किए गए हैं, 2 to 5% चेंजेस हैज बीन डन। तो वो वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ इन आवर लेक्चर्स। ऑलराइट, ये अपडेटेड सिलेबस वगैरह जो है वो आप एजुकेट की वेबसाइट पे, गेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, एजुकेट के सारे सोशल मीडिया पेजेस पे, कहीं पे भी आप उसका उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। ओके, प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। सो गाइज, क्या होता है पता है, जब मेरे पास 1.5 साल या 2.5 साल है गेट को प्रिपेयर करने के लिए, देन इट कैन बी रियली गुड अगर मैं सही तरीके से प्रिपेयर करूं। बट इट कैन बी हार्मफुल ऑल्सो अगर मैं अवेयर नहीं रहता हूं मेरी सिचुएशन, मेरी कंडीशन के बारे में, राइट। सो व्हाट डू आई मीन बाय दिस, आई रियली होप यू विल नोट डाउन दिस पॉइंट्स। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। जब मेरे पास 1.5 या 2.5 साल है प्रिपेयर करने के लिए, तो क्या होता है पता है, वी आर ऑलवेज अंडर द इमेज कि अभी तो बहुत टाइम है, 1 वीक 15 दिन प्रिपरेशन नहीं किया, बीच में गैप हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, राइट। एंड दिस मेंटालिटी प्रूव्स एक्सट्रीमली हार्मफुल। क्योंकि क्या होता है, अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ ना कि 1 महीने में आपका एग्जाम है, कोई ये 4 बुक में से आपका कोई पेपर होगा एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम, वो 1 महीना आप बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ जान लगा के पढ़ सकते हो। बट अगर आपको ऐसा बोला जाए कि आपको 1.5 साल या 2.5 साल तक कंटिन्यूअसली थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करना है बिकॉज इट इज अ वेरी बिग एग्जाम, तो ये ह्यूमन मेंटालिटी से थोड़ा सा डिफर करता है। हर कोई ये इसको अपने दिमाग को कंट्रोल करके स्मूथली प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता है इतने टाइम तक, राइट। अप्स एंड डाउन्स काफी आ जाते हैं, काफी लोग बीच में डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम हमारे साथ हर बार ये होता है ना, हम लोग स्केड्यूल बनाते हैं और फिर वो स्केड्यूल फॉलो नहीं होता है। तो ऐसी कई सारी चीजें हो सकती है बिकॉज दिस इज अ ग्रेजुअल चेंज, ये एक लॉन्ग टर्म गोल है आपका। तो इसमें क्या माइंडसेट रखना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, प्लानिंग कैसे करना चाहिए, खुद को मोटिवेटेड कैसे रखना चाहिए, ये सब चीजों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, सो दोस्तों, अगर मेरे पास 18 मंथ्स, ओके, या फिर 30 मंथ्स है, मतलब 1.5 साल या 2.5 साल है, तो इज इट सफिशियंट टाइम? ऑब्वियसली इट इज मोर देन सफिशियंट टाइम। ठीक है, बट अगर इसमें मैं ऐसा सोचूं कि यार अभी तो बहुत टाइम है, 6 महीने बाद या 1 साल के बाद प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक रूल होता है, द लॉन्गर द बेटर। ओके, द लॉन्गर द बेटर। बट उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी ध्यान में रखनी है कि भाई शुरुआत में बहुत अच्छे तरीके से आपने मेहनत की और फिर
वो धीरे 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 आपका ग्राफ डाउन जा रहा है प्रिपरेशन का, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, आपके पास टाइम का एडवांटेज है दोस्तों। आप उनसे पूछो जो अभी 6 महीने में प्रिपेयर कर रहे हैं, यू कैन अंडरस्टैंड। आप उनसे पूछिए कि हाउ आर यू फीलिंग द प्रेशर, आपको पता चलेगा कि यार वो लोग सच में रिग्रेट कर रहे हैं कि जल्दी क्यों शुरू नहीं किया। राइट, इतना सारा करना था, इतना अच्छे से कर सकते थे, हमने क्यों डिले किया शुरू करने में। ठीक है, सो जितना लॉन्ग टर्म आप प्रिपेयर करते हो उतना आपको बेनिफिट मिलता है, उतना आपके दिमाग पे बर्डन कम रहता है, उतना आप स्मॉल स्मॉल पोर्शंस में रेगुलर इंटरवल पे प्रिपरेशन कर सकते हो, बट वो कंटिन्यूटी और कमिटमेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको कैसे प्लान करना चाहिए दोस्तों, ये मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट थिंग इज यू शुड हैव अ क्रिस्टल क्लियर टारगेट। आपका टारगेट जो है वो 100% क्लियर होना चाहिए। यू शुड बी एक्सट्रीमली फोकस्ड कि मुझे गेट में कितने मार्क्स या कितना रैंक कितना स्कोर चाहिए। ठीक है, जब मैं लॉन्ग टर्म स्टूडेंट्स को उनकी शुरुआत में, सिलेबस की शुरुआत में, कोर्स की शुरुआत में जब पूछता हूँ कि व्हाट इज योर टारगेट, तो काफी स्टूडेंट्स के पास उसका आंसर नहीं होता है दोस्तों। कि सोचेंगे सर अभी तो बहुत टाइम है। नो, दैट इज रॉन्ग। आपने अगर डिसाइड ही नहीं किया है आपको जाना कहाँ है, तो आप पहुंचोगे कैसे। राइट, so don't think that any target is impossible, one thing. Secondly, think a little bit practically. आज मेरा लेक्चर सुन लिया, जोश में आके बोल दिया गेट में मैं 100 आउट ऑफ 100 लेके आऊंगा, ऐसा नहीं है। आप कितना करने वाले हो, कहाँ तक आपको पहुंचना है, वो थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के भी अपना टारगेट सेट कीजिए। और टारगेट सेट करने के बाद बाकी सारी चीजों का प्लानिंग होता है। अगर मेरा डेस्टिनेशन ही फिक्स नहीं है तो मेरा रास्ता कैसे डिसाइड होगा। ओके, सो यू शुड हैव अ क्रिस्टल क्लियर टारगेट कि मुझे अराउंड 80 टू 85, 70 टू 75, 85 टू 90 इतने मार्क्स चाहिए। आई नीड रैंक इन 2 डिजिट्स, मुझे 100 के अंदर रैंक लाना है, मुझे 500 के अंदर रैंक लाना है। ठीक है, ये सब आपके गोल क्लियर होने चाहिए। अगर ये क्लियर है तो आप रास्ता ढूंढ पाएंगे उसके लिए। राइट, यू शुड हैव दिस गोल्स वेरी क्लियर। जब ये गोल क्लियर हो गया उसके बाद क्या करना है। लेट अस से इफ आई हैव डिसाइडेड ये ब्रांच स्पेसिफिक होता है। कुछ ब्रांचेस में 80 मार्क्स मतलब बहुत बड़ी बात होती है, कुछ ब्रांचेस में 80 मार्क्स मतलब यू कैन एंड अप अराउंड रैंक 500 और 1000। ठीक है, कुछ ब्रांचेस में 80 मार्क्स पे यू कैन एंड अप इन ऑल इंडिया रैंक 10। ऑलराइट, तो ये ब्रांच स्पेसिफिक आपको टारगेट थोड़ा सिलेक्ट करना होता है। लेट अस अज्यूम मैंने सिलेक्ट किया, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे 80 मार्क्स चाहिए मेरे गेट ब्रांच के अंदर। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू इज, आप जब भी गेट अटेम्प्ट करने वाले हो, फाइनल ईयर वाला गेट, नॉट प्री फाइनल ईयर, आप फाइनल ईयर वाला गेट जब भी अटेंड करने वाले हो, ठीक है, उसके आगे के दिसंबर को, मतलब अगर मैं 2022 में मेरा फाइनल ईयर का गेट देने वाला हूं, तो दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2021, यहां तक का, आज से लेके वहां तक के नंबर ऑफ डेज आपको कैलकुलेट करने। ठीक है, ओके, अगर मैंने कैलकुलेट किया कि आई हैव लेटस से 400 डेज रिमेनिंग और 500 डेज रिमेनिंग, ठीक है, ऐसा मैंने कैलकुलेट किया। तो नाउ आई हैव टू डिवाइड दिस 80 मार्क्स एंड आई हैव टू डिवाइड दिस 500 डेज विथ 80 मार्क्स। दैट विल गिव मी कि मैं एक मार्क के प्रिपरेशन के लिए कितने दिन दे सकता हूं। हाउ मेनी डेज डू आई हैव फॉर माई 1 मार्क प्रिपरेशन। ओके, ठीक है, ये 31 दिसंबर तक का मैंने क्यों करवाया, क्योंकि बाकी के जो 30-40 दिन है उसमें आपका रिवीजन रहेगा। कहीं ना कहीं आप 5, 10, 15 दिन को कहीं ना कहीं वेस्ट करने वाले हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि उससे ज्यादा नंबर ऑफ डेज आप वेस्ट करने वाले हो, तो प्रैक्टिकली सोच के उसको एक्सेप्ट करके उतने नंबर ऑफ डेज टोटल में से आप माइनस कर दीजिए पहले से। ठीक है, 500 की जगह पे आप 450 नंबर ऑफ डेज ले लीजिए। ऑल राइट, एंड आफ्टर टेकिंग दिस प्रैक्टिकली नंबर ऑफ डेज जितने आपको मिल रहे हैं, उसके बाद उसको डिवाइड कीजिए आपके टारगेट मार्क्स से। तो आपको मिलेगा कि भैया मेरे पास 5 दिन है 1 मार्क सिक्योर करने के लिए। ओके, मुझे मेरे कोई भी 1 मार्क के प्रिपरेशन के लिए आई कैन स्पेंड 5 नंबर ऑफ डेज। दैट इज आवर 1 बेंचमार्क। ओके, इसके बाद आप लोग डिसाइड करेंगे कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वो गेट में कितने मार्क्स का है। ठीक है, वो हम लोग एजुकेट में आपको गाइडेंस देते हैं या पूरा चार्ट बना के आपको मिल जाएगा। राइट, कि टेंटेटिवली अप्रोक्सीमेटली ये सब्जेक्ट इतने मार्क्स का आता है गेट के अंदर। राइट, तो अगर आपको पता है कि कोई एक सब्जेक्ट
गेट के अंदर 5 मार्क्स का है एंड आई हैव गॉट माई एवरेज एज 5 days पर मार्क, दैट मीन्स वो सब्जेक्ट प्रिपेयर पूरी तरह से प्रिपेयर करने के लिए मुझे 25 नंबर ऑफ डेज देने चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो? बहुत सिंपल सा हिसाब है। ये करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप जो आपके पसंदीदा सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट है, उसको बहुत ज्यादा टाइम तक पढ़ेंगे और बाकी के सब्जेक्ट्स को आप इनजस्टिस करेंगे। समझ रहे हो? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, अगर मुझे मशीन डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद है, सो वेयर विल आई गो? मशीन डिजाइन के लिए मैं 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने प्रिपेयर करूंगा, बहुत डिटेल में जाऊंगा, गेट में जरूरत है उससे भी ज्यादा डिटेल में जाऊंगा। आई एम एंजॉइंग दैट लर्निंग। ठीक है, बट उसके साथ मैं बड़े सब्जेक्ट्स को, बाकी के सब्जेक्ट्स को इनजस्टिस कर रहा हूँ। तो ये एक बेंचमार्क आपको बहुत हेल्प करेगा कि एक सब्जेक्ट के पीछे आपको कितना एफर्ट देना है, वो आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है क्या, जो मैंने आपको बताया। मैंने क्या बताया आपको कि भैया ऑलवेज टेक केयर, ऑलवेज टेक केयर, कोई सब्जेक्ट के अप्रोक्सीमेट कितने मार्क्स है गेट में, उसको कितने नंबर ऑफ डेज उस हिसाब से अलॉट करने हैं। ठीक है, उसको आप ध्यान में रखें। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट एल्स वी हैव टू प्लान इज, कभी भी कोई एक सब्जेक्ट को लंबे ड्यूरेशन तक सिंगल हैंडेडली मत पढ़ो। ठीक है, ये हमारी यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन से कुछ उल्टा बोल रहा हूं मैं। डू नॉट प्रिपेयर अ सिंगल सब्जेक्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हमेशा 2 से 3 सब्जेक्ट्स को क्लब करके पढ़ना चाहिए। कैसे? आपका एक थियोरिटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो अगर, तो उसके साथ एक अप्लाइड सब्जेक्ट को क्लब करके पढ़ो। क्लब करके पढ़ो मतलब क्या? एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि कोई एक अप्लाइड सब्जेक्ट जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा है, वैसा कोई एक सब्जेक्ट है जो है लेटेस्ट से 8 मार्क्स का, तो उसके हो गए मेरे पास 5 दिन की एवरेज से मेरे पास हो गए 40 नंबर ऑफ डेज, 40। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स आई हैव इज, कोई दूसरा थियोरिटिकल सब्जेक्ट है 5 मार्क्स का जिसमें पढ़ना ज्यादा है कैलकुलेशन करने से। ठीक है, तो उसके लिए आई विल गिव 25 नंबर ऑफ डेज, तो 40 + 25 हो गए 65। 3-4 दिन का मैंने बफर रख लिया, तो कुल मिला के 70 डेज का मैं प्लान करूंगा कि आज से 2 महीने में या आज से लेके दिवाली तक, समथिंग लाइक दैट, आई विल कंप्लीटली फिनिश दिस 2 सब्जेक्ट्स। ओके, क्योंकि एक सब्जेक्ट आप जब पढ़ना शुरू करते हो, पहला एक हफ्ता आपकी स्पीड बहुत अच्छी रहती है, फिर धीरे 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 दिमाग में थोड़ा सा बोर्डम आने लगता है वो सेम सब्जेक्ट को लेके, और सब्जेक्ट खत्म करते करते आपकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक 2 to 3 सब्जेक्ट्स टुगेदर और उनको साथ में प्रिपेयर किया जाए। ओके, 2 महीने का, 1.5 महीने का, एक क्वार्टर का, मतलब 3 महीने का, वैसा प्लानिंग करके आप लोग 3-4 सब्जेक्ट को, 2-3 सब्जेक्ट को साथ में प्रिपेयर कर सकते हो। दैट इज वेरी यूजफुल, दैट विल रिड्यूस योर डाउन टाइम। डाउन टाइम का मतलब क्या होता है? मैंने पढ़ाई करना शुरू किया, ठीक है, आफ्टर दैट मैंने 2-2.5 घंटे कोई एक सब्जेक्ट किया, उसके बाद थोड़ा सा दिमाग को ब्रेक चाहिए होता है, तो हम लोग ब्रेक लेते हैं 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, तो उसके बाद आपने फिर से पढ़ाई शुरू करी। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वो सेम सब्जेक्ट पे आप वापस जा रहे हो ना, तो थोड़ा सा आपका जो टेम्पो है वो कम हो जाता है दोस्तों। तो क्या करना चाहिए? आफ्टर टेकिंग द ब्रेक यू शुड स्विच द सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, तो आपका टेम्पो जो है वो लॉन्ग टर्म तक बना रहेगा। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन, 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उसमें बहुत बेनिफिट होता है व्हेन यू कपल 2 to 3 सब्जेक्ट्स टुगेदर। दूसरी चीज है, ये मल्टीपल सब्जेक्ट्स पैरेलल प्रिपेयर करने से आपको गेट में जो प्रैक्टिस करनी है एक्चुअली उसका भी एक मुहावरा हो जाता है। ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय दैट, उसका प्रैक्टिस कैसे हो जाता है आपको? जैसे कि आप अज्यूम करें कि गेट में आपके साथ क्या होने वाला है, यू आर गोइंग टू हैव 65 क्वेश्चन, जिसमें से 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड सेक्शन में, बाकी के 55 क्वेश्चन एक साथ आने वाले हैं रैंडम सीक्वेंस में, सो मेनी सब्जेक्ट्स, हर एक ब्रांच में 10 से 15 सब्जेक्ट्स मिला के आपका गेट का सिलेबस बनता है। सो देयर विल बी वन क्वेश्चन ऑफ मैथ्स, अदर क्वेश्चन, मैं मैकेनिकल ब्रांच का एग्जांपल ले रहा हूँ, अदर क्वेश्चन विल बी फ्रॉम मशीन डिजाइन, थर्ड क्वेश्चन विल बी फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, फोर्थ क्वेश्चन कैन बी फ्रॉम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, पांचवा क्वेश्चन कहीं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, सिक्स क्वेश्चन अगेन मैथ्स। तो ये रैंडम सीक्वेंस में डील करना दैट इज अ ह्यूज चैलेंज, क्योंकि बचपन से लेके आज तक हमने कोई भी एग्जाम वैसे नहीं दिया है जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ हो, 10-15 सब्जेक्ट को एक साथ एक पेपर में हमने अटेंड नहीं किया है। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर अस। तो उसके लिए क्या करना है,
प्रिपरेशन के टाइम ही आप पैरेलली 2 to 3 सब्जेक्ट साथ में पढ़ रहे हो, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। ठीक है, ओके गाइस। अब एक और चीज है, काफी स्टूडेंट्स, मतलब ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स, आज तक दोस्तों मैं मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुका हूँ, मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स इन लास्ट 8 years। ओके, एवरी टाइम ऑलमोस्ट एवरीबडी आस्क्स मी कि सर गेट में अच्छे स्कोर लाने के लिए दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अब ये सवाल ही गलत है दोस्तों। कभी भी आप अपने कवरेज को, अपनी प्रिपरेशन को नंबर ऑफ आवर्स में थोड़ी मेजर कर सकते हो। मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, मेरा दोस्त 2 घंटे पढ़ता है, क्या हमने सेम अमाउंट ऑफ सिलेबस कवर किया होगा? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो आप कभी भी अपने कवरेज को नंबर ऑफ आवर्स में कवर नहीं कर सकते हो, नंबर ऑफ आवर्स में आपको मेजर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को आप कैसे मेजर करेंगे? अपनी प्रिपरेशन को आप मेजर करेंगे नंबर ऑफ मार्क्स में, आपने कितने मार्क्स का सिलेबस कवर किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। जो मैंने बताया ना कि 5 दिन पर मार्क, उस हिसाब से आप अगर चल रहे हो तो एक महीने में क्या आपने 6 से 7 मार्क, 8 मार्क्स का सिलेबस कवर किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। और सिलेबस कवर हो गया वो आप कैसे डिसाइड करेंगे? कोई गेट में कोई सब्जेक्ट है, उसका कोई टॉपिक मैंने पढ़ लिया उसका कंसेप्ट बुक में से 2-3 क्वेश्चन कर लिए, क्या सिलेबस कवर हो गया? नहीं, गेट के लिए ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना पड़ेगा? हाउ टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर गेट, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बट हमेशा मेजरमेंट क्या करना है? मार्क्स में। अगर आपने आज से प्रिपरेशन शुरू किया, 2 महीने बाद आप क्या देखोगे? मेरे कितने सब्जेक्ट कंप्लीट हुए, ये नहीं देखोगे। 100 मार्क्स में से मैंने कितने मार्क्स कवर किए गेट में, यू हैव टू गो फॉर दैट। सपोज करो कि आपने आज से प्रिपरेशन शुरू किया और कोई दूसरे स्टूडेंट ने आज से प्रिपरेशन शुरू किया, उसने छोटे छोटे 3 सब्जेक्ट कवर कर लिए। आपका मैथ्स 15 मार्क्स का सब्जेक्ट है, वो एक सब्जेक्ट भी खत्म नहीं हुआ 2 महीने में, तो क्या आप उससे पीछे है? नहीं, आपने भी 15 मार्क्स कवर किए, उसने भी 15 मार्क्स कवर किए। सो यू शुड बी थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ मार्क्स ऑलवेज। आपको नंबर ऑफ मार्क्स कितने कवर किए सिलेबस में, वो आपको एनालाइज करना है। ठीक है, और उसको कैसे एनालाइज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। हमेशा हमेशा जब एक आप सब्जेक्ट शुरू करते हो, देन यू शुड गो फॉर दिस सीक्वेंस, दिस इज एन आइडियल सीक्वेंस जो मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे प्रिपेयर करना है एक सब्जेक्ट को? आप वो सब्जेक्ट का कंसेप्ट पहले अंडरस्टैंड कीजिए। ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आपको वो सब्जेक्ट का कंसेप्ट समझना है। कहाँ से? या तो लेक्चर्स में से, हमारे लेक्चर्स में से, या फिर अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो या कोई सब्जेक्ट, तो आपको कोई उसके अच्छे रेफरेंस बुक जो है उसमें से आप देख सकते हो। यू कैन गो फॉर दी वेरी गुड वीडियोस। ओके, तो वहां से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर द कंसेप्ट। सबसे पहले सिर्फ आप उसका कंसेप्ट डाइजेस्ट कीजिए। ओके, वो कंसेप्ट डाइजेस्ट करने के बाद गो फॉर द कन्वेंशनल क्वेश्चंस, नॉट गेट क्वेश्चंस, अ फ्यू कन्वेंशनल क्वेश्चंस। बट कन्वेंशनल क्वेश्चंस में ये ध्यान में रखना है कि कहाँ पे आपको रुकना है, वेयर डू यू नीड टू स्टॉप, ये आप हमेशा ध्यान में रखें। व्हाई एम आई टेलिंग दिस? कोई रेफरेंस बुक आप जब लेते हैं ना अच्छे लेवल का, तो उसमें कन्वेंशनल क्वेश्चन बहुत डीप तक, बहुत अच्छे लेवल तक जाते हैं। ओके, गेट में क्या होता है, हर एक सब्जेक्ट में एक्सट्रीमली डिटेल में, एक्सट्रीम डेप्थ में जाना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, मैक्सिमम 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न की गेट में कौन से सब्जेक्ट में से क्या क्या कैसे पूछते हैं, राइट? तो उस हिसाब से कन्वेंशनल क्वेश्चंस करने, अदरवाइज यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, एक सब्जेक्ट में जिधर जरूरत नहीं है उधर आप बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहे हो, देन यू आर मेकिंग इनजस्टिस टू द अदर सब्जेक्ट, आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। ठीक है, सो कीप दिस इन माइंड। यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। हमेशा आपको यही सोचना है कि द क्लॉक इज टिकिंग, टाइम जो है वो जा रहा है, वो हमेशा सोचना है। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखें, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, कन्वेंशनल क्वेश्चंस किए अप टू अ सर्टेन लेवल, उसके साथ आप शुरू करें गेट के क्वेश्चंस। गेट के क्वेश्चन मतलब प्रीवियस 30 साल में, प्रीवियस 30 years में जो आपको पूछे गए हैं, करीबन हर एक ब्रांच में कम से कम 30 साल से गेट का एग्जाम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपको एजुकेट में, तो हम लोग लेक्चर में ही काफी क्वेश्चंस कवर करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीवियस 30 साल में पूछे गए सारे के सारे गेट क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं डेफिनेटली। और वो कैसे कवर करने हैं? कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आपने क्वेश्चन देखा
5 मिनट के लिए उसको अटेंड करने का ट्राई किया, अगर नहीं आया तो पीछे सॉल्यूशन देख लिया और आगे बढ़े। डोंट डू दैट। सॉल्यूशन का हेल्प नहीं लेना है आपको, ठीक है। यू हैव टू फाइट विद द क्वेश्चंस। आपके अंदर वो डेयरिंग है क्या, आप उसके साथ फाइट कर सकते हो क्या, दैट इज रिक्वायर्ड इन गेट। ओके, वो क्वेश्चन के साथ आपको फाइट करना है। अगर अभी नहीं आता है, 2 घंटे बाद फिर से उसको लो, फिर से फाइट करो। अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता है तो गो टू द रेफरेंस बुक फॉर इट्स कंसेप्ट। इसका फॉर्मूला कहाँ से आया, क्या करना है, वो जो स्पेशल केस या जो ट्विस्ट दिया हुआ है उसको कैसे कवर करना है, वो डायरेक्टली पीछे सॉल्यूशन में मत देख लो, ठीक है। आप फिर से उसके रेफरेंस बुक में जाए और वहां से ट्राई करें क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इससे क्या होगा, इनिशियली 10-20 क्वेश्चंस में आपको काफी टाइम लगेगा दोस्तों, बट उसके बाद आपका ग्रिप बैठ जाएगा। यू विल स्टार्ट थिंकिंग, आपका थॉट प्रोसेस जो है वो सेट होने लगेगा कि गेट के क्वेश्चंस इस हिसाब से किए जाते हैं, राइट। सो ऑलवेज प्रैक्टिस इन दिस मैनर, ठीक है। तो कंसेप्ट कर लिया, थोड़े से कन्वेंशनल क्वेश्चंस किए, गेट के सारे क्वेश्चंस किए, उसके बाद यू हैव टू गो फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमेशा गेट रिलेटेड बुक के होने चाहिए। एमसीक्यू, न्यूमेरिकल आंसर और एमएसक्यू क्वेश्चंस होने चाहिए, 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट द प्रैक्टिस क्वेश्चन मटेरियल केयरफुली। ये मैं हमेशा आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी क्या हो गया है, ऑनलाइन सोर्सेज पे, मार्केट के अंदर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल है, ठीक है। बट उसमें से क्वालिटी क्वेश्चंस कौन से हैं, उनको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सिमिलर टाइप के एक ही तरीके के 50 क्वेश्चंस करके आपको क्या फायदा मिलेगा, राइट। सो व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज, कोई फालतू मटेरियल में से या कोई अनरिलायबल सोर्स से आपने 1,000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, उससे अच्छा है आप कोई अच्छे जगह से, अच्छे सोर्स में से 100 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। यू विल गेट मोर बेनिफिट फ्रॉम दैट, ऑलराइट। तो इसको ध्यान में रखना है। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज आस्क यू गाइस कि आपने गेट के क्वेश्चंस के बाद एजुकेट का मॉड्यूल कवर किया कि नहीं, ठीक है। उसके बाद बाकी के बुक्स पे जाओ, और सब्जेक्ट वाइज कौन से बुक पे जाना है वो आप मुझे पूछते हो, मैं आपको बताता हूँ, राइट। बट इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि अच्छे मटेरियल में से आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें, ठीक है। दूसरी चीज, कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, ये किधर से पता चलेगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड थंब रूल देता हूं। अज्यूमिंग दैट आप लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास 1.5 साल या 2.5 साल है और आप लगे रहोगे, आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करोगे, ये बिलीव करके मैं आपको ये दे रहा हूं, ठीक है। पर मार्क, पर 1 मार्क यू शुड डू 40 अप्लाइड क्वेश्चंस। ये एक थंब रूल है एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, गेट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। हर 1 मार्क के लिए आपको 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अप्लाइड क्वेश्चन। उसका मतलब क्या है, कोई सब्जेक्ट अगर 7 मार्क्स का है गेट के अंदर, ओके, तो मुझे करीबन 7 into 40, 250 से 300 अप्लाइड क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम प्रीवियस गेट क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम प्रीवियस गेट क्वेश्चन, वो तो करना ही है, दैट इज बाय डिफॉल्ट। उसको छोड़ के उसके बाद 250 से 300 अप्लाइड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए। तब जाके मैं बोल सकता हूँ कि आई एम गोइंग टू गेट अ रियली गुड स्कोर इन गेट, ठीक है। इसको आप एक थंब रूल बना के लिख लीजिए। कोई सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, वहां से आप डायरेक्टली क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हो अपने क्वेश्चंस की, ठीक है। कि अगर ये इतने मार्क्स का सब्जेक्ट है, मल्टीप्लाई बाय 40, इतने अप्लाइड क्वेश्चंस मुझे करने हैं, ऑलराइट। दैट इज व्हाट यू कैन इजीली कवर। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, और आपको क्या ध्यान में रखना है, मैंने कई बार देखा है कि मैथ्स और एप्टीट्यूड, इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स अगर आपको डिफिकल्ट लगते हैं तो आप उसको छोड़ने का सोचते हो। दैट इज अ वेरी हार्मफुल थॉट। गेट में और कोई सब्जेक्ट आपका 15 मार्क्स का नहीं है। देर इज नो अदर सब्जेक्ट दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 15 मार्क्स, ओके। तो मैथ्स और एप्टीट्यूड तो आपको बहुत बेनिफिट दे रहे हैं, उसको आप क्यों लीव करने का सोच रहे हो, ठीक है। अगर कोई टॉपिक नहीं आया है, आप डिप्लोमा स्टूडेंट हो या स्कूल में वो टॉपिक आपने ठीक से नहीं किया था, तो भैया या अभी करना पड़ेगा, फाइट मारना पड़ेगा। 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर आप उसको प्रॉपरली समझ के आगे बढ़ सकते हो, इजीली बढ़ सकते हो। यू शुड नॉट बी डिमोटिवेटेड, आपको हार्ट लूज नहीं करना है, ठीक है। मैथ्स और एप्टीट्यूड के अंदर एक भी मार्क जाने नहीं देना है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो करीब 4 महीने की 4 साढ़े 4 महीने की मेहनत के अंदर आप वैसे ही गेट तो क्वालिफाई कर गए, ठीक है।
मैथ्स एप्टीट्यूड मिला के 30 मार्क्स हो गए, उसमें से यू कैन इजीली स्कोर 25-26। मेरे एक्सपीरियंस से कंपेयर टू कंपेयर टू अदर कोर सब्जेक्ट्स, मैथ्स और एप्टीट्यूड में स्कोर करना इजी होता है अगर आपको सही गाइडेंस मिले, आप सही डायरेक्शन में हार्डवर्क करें। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा टॉपिक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमें पहली बार किसने कैसे पढ़ाया था मैथ्स, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो टॉपिक मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, राइट। सो अगर आपको कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, यू हैव टू टेक अ डिफरेंट अप्रोच, बट डू नॉट मिस दैट टॉपिक। ऑलराइट, इसको ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। दूसरी एक चीज दोस्तों, कभी भी डेली टारगेट सेट मत कीजिए। सर का लेक्चर सुना, बहुत मोटिवेट हो गए 10-15 दिन के लिए, और डेली टारगेट सेट कर दिया कि हर रोज इतने घंटे पढ़ेंगे, हर रोज इतने चैप्टर करेंगे, हर रोज इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डेली टारगेट सेट नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर कोई XYZ रीजन आ गया, कोई फैक्टर आ गया, कोई इमरजेंसी आ गई, कुछ भी हो गया, और आप वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते हो, तो आप थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हो कि यार ये तो नहीं हो रहा है। ठीक है, सो डोंट गो फॉर डेली टारगेट। ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, यू आर गोइंग फॉर अ वेरी गुड एग्जाम, बहुत हाई लेवल पे जाना है। तो डेली टारगेट सेट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। 15 दिन या 20 दिन के लिए आपको क्लब करके टारगेट सेट करना चाहिए कि विद इन 15 डेज यहाँ से मैं यहाँ तक इतने चैप्टर्स ये सब्जेक्ट के, इतना पोर्शन ये सब्जेक्ट का कवर कर दूंगा मैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर कोई 1-2 दिन आप थोड़ा सा कम कवर कर पाए हो, तो दूसरे 3-4 दिन में आप उसको मेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखें, डेली टारगेट सेट करके नहीं चलना चाहिए। ऑलराइट, तो दोस्तों ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक चीज और मैं आपको बता दूं, मुझे काफी क्वेश्चन मिलते हैं कि सर गेट करने से यूनिवर्सिटी अफेक्ट नहीं होगा, यूनिवर्सिटी का जो प्रिपरेशन है वो वीक नहीं हो जाएगा। सो हम सोच रहे हैं कि इंजीनियरिंग खत्म कर ले उसके बाद गेट करें। ये बहुत ही गलत थिंकिंग है दोस्तों। गेट इज समथिंग जो आप पढ़ रहे हो इंजीनियरिंग में, उसी को अप्लाई करना है ना। इट इज नॉट लाइक अदर एग्जाम्स कि जिसमें आपको कोई लैंग्वेज सीखना है या कोई आपकी क्वांटिटेटिव एबिलिटी के ऊपर बहुत सारी चीजें करनी है, जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है बहुत सारे। ठीक है, उसमें अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग आपको कुछ एक्स्ट्रा करना होता है। जबकि गेट के अंदर क्या है, आप इंजीनियरिंग में जो पढ़ रहे हो उसी को 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना है। तो उसको तो पैरेलल टू इंजीनियरिंग करने से ही सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको होता है। ठीक है, एंड इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेट देयर विल बी नो स्टूडेंट जिसने गेट प्रिपरेशन शुरू करने से उसका यूनिवर्सिटी रिजल्ट नीचे गया हो। दिस ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्स योर यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन। ठीक है, बस इतना ध्यान में रख के चलना चाहिए, जो हम यहाँ पे एजुकेट में तो ध्यान रखते ही हैं कि आपको कौन से सेमिस्टर में कौन कौन से टॉपिक यूनिवर्सिटी के लिए और गेट के लिए दोनों के लिए बेनिफिट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये अगर आप ध्यान में रखते हो थोड़ा सा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नीचे जाता है। दैट नेवर हैपन्स। ओके, और अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो। आप इंजीनियरिंग में जो कर रहे हो उसी को हेल्प करने के लिए यू आर डूइंग समथिंग, उसी को सप्लीमेंट कर रहा है ये चीज। तो यूनिवर्सिटी रिजल्ट नीचे कैसे जाएगा? ऐसा तो होना ही नहीं है। ठीक है, अनदर थिंग इज, यूनिवर्सिटी रिजल्ट अच्छा है तो गेट में अच्छे मार्क्स आएंगे, दैट इज अ रॉन्ग मिथ। ठीक है, ये इंजीनियरिंग में टॉपर है तो वो उसका गेट स्कोर अच्छा आएगा, ऐसा नहीं होता है भैया। ठीक है, समटाइम्स उल्टा टॉपर को डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिस्टम हमारा ऐसा है कि कभी कभी सिर्फ रट्टा मार के ओनली बेस्ड ऑन मेमोरी आप अच्छे रैंक ला सकते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द टॉपर्स, ओके, बट समटाइम्स इट हैपेंस कि जो रैंक अच्छे मार्क्स लेके आए हैं वो सिर्फ मेमोरी के बेस पे लेके आए हैं, तो उसका तो गेट में बुरा हाल हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन, लॉजिक, रीजनिंग, ये सब कुछ आपका बहुत मैटर करता है गेट के अंदर। ओके, एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस, एवरेज स्टूडेंट जो है उसके पास वो डेयरिंग है कि हाँ कुछ पोर्शन मुझे नहीं आएगा, फिर भी मुझे प्रेशर में आए बिना बाकी का पेपर अटेम्प्ट करना है, तो उसको वो माइंडसेट काफी हेल्प कर जाता है गेट के अंदर। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखें। आपके यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, दैट इज गुड, बट दैट डज नॉट एंश्योर कि गेट में अच्छे मार्क्स आएंगे। गेट के लिए आपको जो माइंडसेट चाहिए, जो अप्रोच चाहिए, वो आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। I have seen gold medalist of GTU, topper मतलब rank 1 of the whole state university, getting -3 marks in GATE. Okay, -3, right? ऐसा क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं है उसके पास। नॉलेज है डेफिनेटली है भैया, पूरी यूनिवर्सिटी का टॉपर है। ठीक है,
उसने अप्लाई कैसे करना है वो प्रोसेस ही नहीं किया। गेट के लिए थोड़ा सा जो चेंज करना है वो चेंज ही नहीं किया। ठीक है, तो ऐसी गलती कभी मत करना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जितना लॉन्ग टर्म आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो उतना आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखें। सेकेंड थिंग इज, जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, तो आफ्टर कंप्लीटिंग दैट सब्जेक्ट एटलीस्ट छोटा सा एक टेस्ट वो सब्जेक्ट का अटेंड करके आगे बढ़िए। ठीक है, टेस्ट आपको क्या मदद करता है, वो सब्जेक्ट को कंप्लीटली लॉक करके कंप्लीटली प्रॉपरली उसको सिक्योर करके आप ऊपर रख सकते हो और दूसरे सब्जेक्ट में मूव कर सकते हो। और टेस्ट में हमेशा ध्यान में रखे, ये जो ऑनलाइन सोर्सेज होते हैं ना फ्री में टेस्ट वाले वगैरह, उसमें से अगर आप दे रहे हो तो अच्छा सोर्स कौन सा है। अगर आप एजुकेट के स्टूडेंट हो और कोई रिसोर्स की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से जो टेस्ट मिल रहा है दैट इज मोर देन सफिशिएंट एंड वेरी साइकोलॉजिकली प्रॉपरली डिजाइन, राइट। बट अगर आप बाकी सोर्सेज पे जा रहे हो तो चूज योर टेस्ट केयरफुली। अभी तो क्या हो रहा है कि जो कोई भी फ्री बैठा है कहीं कहीं से क्वेश्चन उठा के कोई भी टेस्ट बना के डाल देता है। ठीक है, डोंट गो फॉर दैट, डोंट फॉल फॉर दैट। अगर आप अच्छा टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप अपने आप को गलत मैसेज पास ऑन करके आगे बढ़ रहे हो। सोचो कि अगर मैंने कोई बहुत इजी वाला टेस्ट दे दिया, मुझे 25 में से 24, 25, 23 मार्क्स मिल गए और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, गेट में कोई भी मार्क नहीं आएगा उसमें से। ठीक है, अगर ऐसा हो गया कि कोई बहुत बड़ा बड़ा नाम देख के मैंने टेस्ट सीरीज ले ली और वो बहुत डिफिकल्ट टेस्ट सीरीज है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आप टेस्ट दे रहे हो आपके मार्क्स ही नहीं आ रहे। गेट से ऊपर के लेवल का कुछ कुछ टेस्ट में ये भी होता है, गेट से काफी ऊपर के लेवल का पूछा जाता है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि गेट और ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज उनका कंबाइंड टेस्ट ही बनाया जाता है, तो उसमें गेट के बच्चों के साथ काफी इनजस्टिस हो जाता है गाइस। क्या हो जाता है, आप बहुत ऊपर के लेवल का टेस्ट दे रहे हो, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आप जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहे हो या फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हो कि यार इतना मेहनत करने के बावजूद मेरे से नहीं हो रहा है। सो चूज योर टेस्ट केयरफुली फ्रॉम रिलायबल सोर्सेस। ओके, बट एक सब्जेक्ट करने के बाद टेस्ट दे के ही आगे बढ़ना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, ये ध्यान में रखें आप लोग। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये काफी स्टूडेंट्स के एक बैकएंड पे दिमाग में होता है कि अभी तो पढ़ लेते हैं, बाद में ये सब्जेक्ट को फिर से देखेंगे ना। डोंट फॉल फॉर दैट। ठीक है, अभी मैं जो सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ वो मैं आखिरी बार प्रिपेयर कर रहा हूँ गेट के लिए, वैसा समझ के ही आपको प्रिपेयर करना है। डेफिनेटली यू विल गो फॉर रिविजन, बट कंप्लीट सब्जेक्ट आप फिर से नहीं करने वाले। ठीक है, अभी मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ, जो भी सब्जेक्ट कवर कर रहा हूँ, वो मुझे कंप्लीटली कवर करना है। और कंप्लीट कवरेज हुआ ये कैसे मेजर करेंगे, वो सब्जेक्ट गेट के क्वेश्चंस, कन्वेंशनल क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जब आप पहुंचते हो, गेट के क्वेश्चन और कन्वेंशनल क्वेश्चन करने के बाद जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आ गए, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में गाइस 75 to 80% क्वेश्चन क्या आपसे सॉल्व हो रहे हैं? इफ यस, तब आप वो सब्जेक्ट को कंप्लीट मान सकते हो। आई एम रिपीटिंग, अगर कंसेप्ट, कन्वेंशनल क्वेश्चन, गेट क्वेश्चन करने के बाद आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू किए, उसमें थोड़ी क्वेश्चंस करने के बाद आप 10 में से 7 या 8 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, देन यू कैन से कि नहीं अब सही जा रहा हूं मैं, अब ये सब्जेक्ट जो है वो मैंने सर्टेन सेटिस्फैक्टरी लेवल तक कवर कर लिया है। ठीक है, तब आप वो सब्जेक्ट को कंप्लीट करके, वो टॉपिक को कंप्लीट करके ऊपर रख सकते हो आफ्टर अटेम्प्टिंग वन एग्जाम। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। दूसरी चीज, वाइल प्रिपेयरिंग, कभी भी ऐसा मत सोचना कि अभी पढ़ लेता हूं बाद में अच्छे से इसके नोट्स बनाऊंगा, ये कभी नहीं होता है, हमको पता है। ठीक है, आप प्रिपेयर कर रहे हो वही टाइम पे जो भी आपके पास पेन है उससे आप सिंपल ही नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए वाइल प्रिपेयरिंग। एक बार प्रिपेयर कर लिया, दूसरी बार नोट्स बनाने का टाइम कभी आता नहीं है। ठीक है, डोंट फॉल फॉर दैट। हम सोचते ना कि 2 कलर 3 कलर में अच्छे हैंड राइटिंग से प्रॉपरली इसके नोट्स बनाएंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, वो मत सोचो, इंजीनियरिंग का डीएनए है आपके अंदर, आप वो नहीं करने वाले। राइट, सो डोंट गो फॉर दैट। जब पढ़ रहे हो तभी पैरेलली नोट्स बना दो। मेरा हैबिट कैसा था, मैं बुक्स के अंदर ही लिख देता था, मुझे जो भी लिखना था उसके साथ में सप्लीमेंट करने के लिए, बुक्स के अंदर ही साथ में मैं रेफरेंस बुक के अंदर ही लिख देता था डायरेक्टली। राइट, सो दैट कैन बी एनी मेथड, बट पैरेलल टू प्रिपरेशन सब कुछ खत्म करके ही उठना है। आज इतना किया, एक महीने में इतना किया, 6 महीने के बाद इसको फिर से देखेंगे तब नोट्स बनाएंगे, 1 साल के बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे, ऐसा नहीं होता है।
यू कैन नॉट गो फॉर दैट, ठीक है। तो ये ध्यान में रख के करें। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लॉन्ग टर्म स्टूडेंट्स के लिए, रिवीजन, ठीक है। हर 2 महीने पे, हर 2 महीने पे आपको एक वीक रिवीजन वीक रखना पड़ेगा। इसको एक थंब रूल बना के रख दीजिए, ठीक है। आफ्टर एट द एंड ऑफ एवरी 2 मंथ्स एवरेज एक वीक आपको रिवीजन के लिए रखना है, जिसमें आप क्या करेंगे, अब तक जितने सब्जेक्ट्स कवर हुए हैं वो सारे सब्जेक्ट्स को एक दिन, 1.5 डेज, आधा दिन, डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट, उतना ड्यूरेशन देके फिर से देखेंगे, ठीक है, फिर से रिवाइज करेंगे। और रिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, रिवीजन में आपको क्या करना है, कंसेप्ट को रिवाइज नहीं करते रहना है। मैं क्या देखता हूँ काफी बार स्टूडेंट्स फिर से वही रेफरेंस बुक ओपन करते हैं, जो लिखा था, जो पढ़ा था वही फिर से पढ़ते हैं, उसको रिवीजन बोलते हैं क्या? ये तो आप पूरा का पूरा फिर से कर रहे हो। कंसेप्ट उसको बोलते हैं जो एक बार दिमाग में बैठ गया तो पूरी जिंदगी नहीं जाएगा। तो कंसेप्ट को इतना रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कंसेप्ट को तो आधे मिनट के लिए देख लिया सब कुछ हो जाता है, ठीक है। तो रिवीजन में क्या करना है, यू हैव टू फोकस अ लॉट ऑन क्वेश्चंस। सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, कॉन्सेप्ट अपने आप उसमें आ जाएगा याद, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख के आपको चलना है कि एट द टाइम ऑफ रिवीजन आपको कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते जाओ। और हर 2 महीने पे एटलीस्ट 1 वीक आपको रिवीजन के लिए रखना है। अब तक जो भी किया उसको फिर से रिवाइज करो, सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। वरना क्या हो जाएगा, आपने ये अगस्त महीने में एक सब्जेक्ट किया और आप उसको अगस्त 2021 में देखते हो तो वह सब वेपराइज हो गया ना। तब तक अगर आपने उसका प्रैक्टिस नहीं किया, कहीं पे भी उसको फिर से अप्लाई नहीं किया, तो वो उसी तरीके से तो आपको याद रहेगा नहीं, ठीक है। सो हर 2 महीने पे 1 वीक वी हैव टू कीप फॉर रिविजन, इसको ध्यान में रखो, ठीक है। और जो मेरा आज का लास्ट टॉपिक है दोस्तों, वो है जब भी हम लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो काफी सारे डेविएशंस आते हैं दिमाग में, बहुत सारी चीजें आती है हमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उसके साथ कैसे डील करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो क्या हो जाता है गाइस, डिस्ट्रैक्शंस कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहली बात, हम इंडिया में रहते हैं, हमारी सोशल लाइफ बहुत ज्यादा एक्टिव है, नंबर ऑफ फेस्टिवल्स, नंबर ऑफ वेडिंग्स, ओके, नंबर ऑफ फंक्शंस, सोशल फंक्शंस, ये सारी चीजें हमारा कितना टाइम खा जाती है, अगर आप इसको एनालाइज करोगे यू विल बी सरप्राइज्ड, यू विल बी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड। यार एक साल में इतने नंबर ऑफ आवर्स, इतने नंबर ऑफ डेज कुल मिला के मैंने इन चीजों के पीछे खर्च किए, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल। आप ये 1 1.5 साल 2.5 साल जो दे रहे हो उसमें यू हैव टू बी केयरफुल। आप लॉन्ग टर्म स्टूडेंट्स है, जहाँ पे कुछ जरूरी है करना वो तो आप करने ही वाले हो, बट जहाँ पे आप कम टाइम में वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या वो फेस्टिवल को खत्म कर सकते हो, तो उधर ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। ये डिस्ट्रैक्शन होता है, आज के टाइम में इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है हमारे पास। सो यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ, आपको खुद से बातें करनी पड़ेगी, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बस अब बहुत हो गया, ठीक है। दूसरी चीज, जब कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो इट बिकम्स पार्ट ऑफ अ रूटीन, और उसके बाद धीरे धीरे उसका चार्म, उसका टेम्पो, उसका डेडिकेशन कम होने लगता है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये कैसे नहीं होगा, आपको अपने साथ बात करनी पड़ेगी कि वाई एम आई डूइंग दिस, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों मैं गेट देना चाहता हूँ, गेट में मुझे इतने मार्क्स क्यों चाहिए, अभी आज मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ तो वो क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आई नीड दिस मच गेट स्कोर, आई नीड ऑल इंडिया रैंक दिस, ठीक है। वो हर रोज आपको अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा। इफ इट बिकम्स पार्ट ऑफ रूटीन देन यू आर गोइंग टू लूज। ये पार्ट ऑफ रूटीन नहीं बनना चाहिए, ये मैं क्यों कर रहा हूँ वो हर रोज रिमाइंडर देना पड़ेगा खुद को, ठीक है, कि भैया मैं, मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे यहां तक पहुंचना है, आई नीड टू गो फॉर दिस लाइफ, इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। ये ध्यान में रख के आगे बढ़े, ठीक है। अनदर थिंग वुड बी, दूसरे अपने सोसाइटी में जो अपने फ्रेंड्स होते हैं और बाकी जो लोग हैं, उनके शॉर्ट टर्म सक्सेस जब आप देखते हो या उनके डिसीजंस देखते हो, तो वो आपको डेविएट कर देते हैं। वो कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई पर्टिकुलर कोई एक बंदा है जिसको 10,000 का 15,000 का जॉब मिल गया, तो उसने पार्टी थ्रो कर दी, आप सोचेंगे यार इसको तो जॉब मिल गया, मैं कहाँ गेट वेट में फंस गया हूँ। आपको 15,000 में रहना है क्या? कहाँ गेट और कहाँ एक 15,000 का जॉब, आप क्या कंपेयर कर रहे हो, ठीक है।
तो ये सब नहीं होना चाहिए दिमाग में। आप सोचो कि यार इसको तो इधर का वीजा मिल गया, अरे वीजा मिला है, उधर जाके देखने तो उसको 3 साल के बाद उसकी लाइफ क्या होती है। ठीक है, सो इफ यू हैव डिसाइडेड कि मुझे ये करना है, गेट से मुझे मेरा टारगेट अचीव करना है, देन यू हैव टू स्टिक टू इट। आप हर 6 महीने पे अगर ये सोचोगे फिर 6 महीने ये फिर 6 महीने ये, तो कहीं नहीं जा पाओगे। ठीक है, डिसाइड करने से पहले जितना सोचना है सोच लेना चाहिए। एक बार डिसाइड किया, देन घुस जाओ उसके अंदर। और ये छोटी छोटी सक्सेस अलग अलग लोगों की आपको दिखती रहेगी। आप सिर्फ एक ही दिन बोलेंगे, 16 मार्च को जब गेट का रिजल्ट आएगा, वो एक ही दिन आप दिखाओगे कि सक्सेस क्या होता है। समझ रहे हो? और 5 साल के बाद आपको रियलाइज होगा कि इससे मेरी लाइफ कहाँ हो सकती थी और गेट की वजह से कहाँ कितनी हाइट पे मैं हूँ। ठीक है, ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट इवन मार्केटिंग गेट। आप जो भी डिसीजन लेते हो वो डिसीजन को स्टिक करने की बात है। ठीक है, मैंने गेट का डिसीजन स्टिक किया था। आई नो कि मेरी लाइफ किधर थी और कहाँ पे है, मेरे जो बैचमेट्स थे वो क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, आप कहाँ तक पहुंच सकते हो, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं पिछले 8 साल में, उन्होंने क्या डिसीजन लिया और वो उसकी वजह से आज कहाँ कहाँ पे, कौन कौन सी कंपनी में, कौन कौन सी जगह पे कैसी जॉब्स कर रहे हैं, कैसा बिजनेस कर रहे हैं, क्या अर्निंग कर रहे हैं, क्या उनकी लाइफ है, क्या उनकी रिस्पेक्ट है, क्या उनका स्टेटस है, ये सब देख के मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, सो एक डिसीजन लेने के बाद उसको स्टिक करके रहना बहुत जरूरी है। ऑल राइट, डेविएशन नहीं आना चाहिए। लोगों के रिव्यूज लो, बट खुद की सोच रखो। ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड थिंग इज, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है हमारे लिए, वी आर पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, राइट? तो हमें एक हैबिट हो जाती है कि जहां जहां पे कोई दूसरे का फॉल्ट हम निकाल सकते हैं ना, वहां पे हमारा खुद का कमिटमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है। दिस इज अ साइकोलॉजिकल थिंग। ओके, अगर आपको किसी और का फॉल्ट निकालने का रीजन मिल गया कि यार ये बुक में ये ठीक से नहीं दिया है, या फिर ये लेक्चर मेरा मिस हो गया था, या फिर ये चीज में मुझे मजा नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आया, ठीक है, तो फिर आप एस्केपिज्म पे चले जाओगे। ठीक है, चाहे वो कोई पर्टिकुलर सोर्स का अगर फॉल्ट है भी, फिर भी आपको वो फाइट करके ओवरकम करना है। अगर किसी और की मिस्टेक की वजह से आपके मार्क्स कम हो रहे हैं तो नुकसान किसका है? ठीक है, वो हमेशा ध्यान में रखे। किसी भी चीज का, सोसाइटी का, कभी क्या होता है कि सर मेरे घर में ऐसा माहौल नहीं बनता है कि मैं पढ़ पाऊँ। ठीक है, मुझे बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, या फिर ये बुक में तो ऐसे दिया हुआ था तो ये इतने टाइम मैंने ये वेस्ट कर दिया। ओके, पर्टिकुलर कोई फैकल्टी ने, कोई पर्सन ने मुझे ऐसा बोला था कि ये करो। ठीक है, डोंट फॉल फॉर एनीथिंग लाइक दैट। उसकी वजह से आप एस्केपिज्म क्यों क्यों अक्वायर कर रहे हो? ठीक है, नुकसान आपका ही होने वाला है। ये सब चीजों का फॉल्ट निकालने के बाद भी रिजल्ट आपका ही कम होने वाला है। अगर कहीं पे कोई गलती हुई है तो उसको फाइट करो, सुधारो और आगे बढ़ो। ठीक है, हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट कि चाहे कोई भी कुछ भी हो जाए, फिर भी मुझे मेरा काम करना है। इट इज लाइक क्रिकेट में, अगर इंडिया का बैटिंग है और लेटस से कि 15-20 रनों में 4 या 5 विकेट गिर गए, तो उसके बाद जो बैटिंग करने आ रहा है वो क्या सोचेगा कि यार आगे वाले किसी ने तो कुछ किया नहीं, अब मैं क्या कितना कर लूंगा। ऐसा थोड़ी है, मेरा परफॉर्मेंस मुझे देखना है ना भाई। ठीक है, तो ये हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से आप चलो कि चाहे जो भी हो रहा है बाकी के फैक्टर्स से, मेरा जो फैक्टर है, मेरा हार्डवर्क और मेरा कमिटमेंट, वो कैसे जा रहा है, वो ध्यान में रख के प्रिपेयर करो। ठीक है, तो ये दोस्तों काफी सारी बातें हमने कर दी। डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे एजुकेट में हर थोड़े महीने पे एक सेशन होता रहेगा आपका, कि अब आप कहाँ पे पहुंचे और अब आपको कैसे आगे प्रिपेयर करना है, कब आपको कितने नंबर ऑफ टेस्ट देने हैं, अब आपको अपने रिवीजन को कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे इंप्रूव करना है, कब आपको ज्यादा नंबर ऑफ एग्जाम्स देने हैं, कब से आपको 100 मार्क्स के फुल कोर्स एग्जाम देने हैं। धीरे 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 बहुत सारे नंबर ऑफ सेशंस हम ऐसे करेंगे, बट उसमें तभी आपको फायदा होगा जब आपने ये वाला इंप्लीमेंट किया होगा। ठीक है, सो स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दिस। अपना एक चार्ट बनाओ, कितने मार्क्स चाहिए, कितने डेज है पर मार्क, उसके हिसाब से नेक्स्ट 2 मंथ्स में मैं क्या करूंगा, वो खुद को कमिट करो और आगे प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। ठीक है, नाउ आई एम स्टार्टिंग ऑल द चैट क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल चुके हैं, और जो भी क्वेरीज है आप लोग चैट में डाल सकते हो। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि मेरा 6th सेमिस्टर में, 3rd ईयर में गेट स्कोर अच्छा आएगा और 4th ईयर में उससे कम गेट स्कोर आएगा, तो आप बहुत
बहुत ही कमजोर सोच है आपकी। ठीक है, कभी भी ऐसा सोच के आप क्यों, आप मतलब सेफ साइड, ये हमारा मतलब ये अभी रिसेंट ईयर का थोड़ा सा ये बन गया है कि एक कुशन, एक सेफ्टी, एक बैकअप प्लान बना के चलो। अरे भैया, लाइफ में कभी बैकअप प्लान काम नहीं करता है ऐसे। ठीक है, डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग्स। सिक्स सेमेस्टर में अच्छा कर लेते, एट सेमेस्टर में नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो ऐसा क्यों सोच रहे हो? होगा, जरूर होगा, और इससे बेटर करेंगे ना। सिक्स सेमेस्टर से ज्यादा नॉलेज है आपके पास, ज्यादा टाइम है, एक बार का गेट का एक्सपीरियंस है, कुछ भी किए बिना भी आपके मार्क्स बढ़ जाने चाहिए। ठीक है, बट अगर कोई रीजन की वजह से आप फाइनल ईयर में नहीं दे पाए एग्जाम या कुछ भी, तो आप प्रीवियस मार्कशीट को 3 साल तक यूज कर ही सकते हो। किसी ने पूछा है कि 3 इयर्स का मार्कशीट का जो 3 इयर्स वैलिडिटी है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है दोस्तों, आप एमटेक में एडमिशन लेने के लिए और कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे अलाउड है वो जॉब्स के लिए 2022 के मार्कशीट को 2022, 23 एंड 24 3 साल के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, बट नॉट एट ऑल द प्लेसेस। एडमिशन के लिए हर जगह पे, जॉब के लिए नॉट एट ऑल द प्लेसेस। कौन से साल में गेट में कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आने वाला है वो आपको एजुकेट से बताया जाएगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट्स का पैनल होता है जो डिटेल में एनालाइज करता है ना, कि इस साल कौन से आईआईटी से पेपर है, उनका प्रीवियस पैटर्न क्या है, लास्ट फ्यू इयर्स में ये सब्जेक्ट के ऊपर कितना वेटेज डाला गया है। सो ये हर साल हम आपको एनालिसिस देते हैं, एंड दैट प्रूव्स वेरी हेल्पफुल एंड वेरी एक्यूरेट। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। कॉलेज को मैनेज करने के लिए ही तो लॉन्ग टर्म कोर्स आपको बेनिफिट करता है ना। आप 1.5 साल या 2.5 साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो कॉलेज के साथ आप आराम से कर सकते हो। आपको वीकली मंडे टू फ्राइडे के अंदर 5 से 6 घंटे देने हैं, उतना आप नहीं दे सकते क्या? अगर उतना नहीं दे सकते हो, देन आपको गेट करना ही नहीं चाहिए, राइट? सो ऑलवेज बी वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस। कॉलेज के साथ गेट करना, आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हो भाई। कॉलेज में जो पढ़ रहे हो उसको डिफरेंट तरीके से अप्लाई कर रहे हो। वीकेंड में कुछ 6 घंटे देके और वीकडेज में 6 घंटे देके, कुल मिलाकर। ठीक है, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। अगर इतना नहीं कर सकते हो तो आपको बेनिफिट लेने का कोई हक नहीं है। गेट जो है वो काफी पेन आपको देता है और बाद में उसका गेन भी उतना ज्यादा है। अगर आप वीकली 10-12 घंटे का पेन नहीं ले सकते हो, तो आप उतने बेनिफिट्स डिजर्व भी नहीं करते जो गेट से मिलते हैं। ठीक है, तो ये कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करना, मतलब ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हर रोज का 1 घंटा, इतना अगर आप नहीं दे सकते हो कॉलेज के बाद, तो आप तो यार फिर तो गेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, कॉलेज के साथ गेट को कैसे मैनेज करें, ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही मतलब देर इज नथिंग टू मैनेज। आपका कमिटमेंट है, दोनों चीजें हो जाएंगी आराम से। मैंने भी किया था, हजारों स्टूडेंट्स करते हैं, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, गेट स्कोर और गेट मार्क्स में क्या डिफरेंस है? गेट के जो मार्क्स है वो आपको 100 में से कितने मार्क्स मिले, ठीक है, और गेट का जो स्कोर है वो 1000 में से होता है। लिसन केयरफुली गाइस। जैसे कि हमने बात करी कि गेट मार्कशीट की वैलिडिटी 3 साल की है, तो अगर आपके पास 2021 का मार्कशीट है, ओके, मैंने 2020 में गेट दिया था, और मेरे और आपके मार्क्स सेम है, 80 आउट ऑफ 100। ठीक है, बट दोनों का पेपर अलग अलग था ना, राइट? डिफिकल्टी लेवल अलग था, कंपटीशन लेवल अलग था। तो उसके लिए गेट स्कोर कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, पिछले कई सालों का वेरिएंस, डेविएशन क्या हुआ है, कब पेपर इजी था, डिफिकल्ट था, वो सब फैक्टर्स रख के गेट स्कोर कैलकुलेट किया जाता है आउट ऑफ 1000। और वो गेट स्कोर के ऊपर से आपको एडमिशन मिलते हैं, नॉट बेस्ड ऑन योर मार्क्स। हम लाएंगे मार्क्स, बट उसके ऊपर से कैलकुलेट किया जाएगा गेट स्कोर ऑल्सो। मास्टर्स करना चाहिए और पीएसयू का जॉब करना चाहिए। देखो दोस्तों, अभी जो सिचुएशन है ना, ये पेंडेमिक की वजह से, नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स के लिए जॉब्स में बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। नंबर ऑफ जॉब्स बहुत रिड्यूस होने वाले हैं हर एक सेक्टर के अंदर, राइट? एक्सक्यूज मी। तो इस टाइम पे योर नॉलेज
योर परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी योर वेपन। आपका नॉलेज अच्छा होगा, आपका गेट स्कोर अच्छा होगा, तो आपको पीएसयू जॉब भी मिल सकता है, और आप अच्छी जगह से मास्टर्स करके अपना नॉलेज बेस, अपना क्रेडिट, अपना वैल्यू बढ़ा के अच्छी जॉब ले सकते हो। बोथ द केसेस आर वैलिड ओनली इफ यू हैव गुड नॉलेज। ठीक है, नंबर ऑफ जॉब्स आर गोइंग टू बी ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, गुड सैलरी जॉब्स, गुड सेटिस्फैक्टरी जॉब्स आर गोइंग टू बी रिड्यूस्ड अ लॉट। ठीक है, अभी तो इसके इफेक्ट दिखना शुरू भी नहीं हुआ है, राइट। सो बी वेरी केयरफुल। डायरेक्टली आपको बीई करने के बाद कहीं प्लेसमेंट मिल जाएगा, या फिर मेरे अंकल का बिजनेस है उसमें मैं बैठ जाऊंगा, ये सब अभी नहीं चलेगा दोस्तों। दीज आर वेरी डिफिकल्ट टाइम्स जो दुनिया ने कभी नहीं देखा है। ठीक है, तो योर नॉलेज एंड योर स्कोर कार्ड, ये आपका वेपन बनने वाला है, इसको लेके चलिए। अगर आप गेट में अच्छा स्कोर लाते हो तो आपके पास सारे दरवाजे खुले हुए हैं ना। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि मास्टर्स करना चाहिए या पीएसयू जॉब लेना चाहिए। वो तब डिसाइड किया जाता है जब आप मेरे साथ पर्सनली डिस्कस करते हैं कि आपको कैसी लाइफ चाहिए, 5 साल के बाद आपको क्या चाहिए, 10 साल के बाद आप कहाँ पे होने चाहिए, आपके लिए इंडिया में रहना, फैमिली के साथ रहना कितना मैटर करता है, आप कहाँ पे सेटल होना चाहते हो, कैसे सेटल होना चाहते हो। ये सारी चीजों के बाद हम पीएसयू या मास्टर्स उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पर्सनल इंटरेक्शन इज रिक्वायर्ड। एमएसक्यू क्वेश्चन में एमएसक्यू क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, और वो अलग सेक्शन नहीं होता है। एमसीक्यू, एमएसक्यू और न्यूमेरिकल आंसर रैंडम सीक्वेंस में साथ में ही एक ही सेक्शन में पूछे जाएंगे। ठीक है, फुल फोकस डेफिनेटली कर सकते हो आप गेट के ऊपर। यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन या एट द टाइम ऑफ पीएसयू जॉब, कि आपका सर्टेन लेवल से ऊपर होना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट क्लास होना चाहिए, मेजोरिटी केसेस में फर्स्ट क्लास होना चाहिए आपका सीजीपीए में, और कई कुछ जगहों पे डिस्टिंक्शन होना चाहिए। दैट इज ओनली रिक्वायर्ड। उसके बाद ये ज्यादा मैटर नहीं करता है कि आप 8 पॉइंटर हो, 9 पॉइंटर हो कि 9.5 पॉइंटर हो। ठीक है, और आप कंप्लीटली गेट पे फोकस करते हो तो आपका यूनिवर्सिटी रिजल्ट इंप्रूव ही होने वाला है। दैट इज माई गारंटी। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड आपका जो आप जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो, गेट पे फुल फोकस देके साथ में यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। आप जो पूछ रहे हो ना उसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, जो आपके सिलेबस में यहाँ पे चल रहा है उसी के हिसाब से आप आगे चलिए। 5th सेमेस्टर तक जो आप पढ़ रहे हो उसी के हिसाब से आगे चलिए। तब भी आपका अगर 60-70 मार्क्स कवर कर रहे हो आप 5th सेमेस्टर तक जितना पढ़ चुके हो, उसमें से आप कितने मार्क्स गेट में लेके आ रहे हो, ये आपको काफी सरप्राइज कर देगा। ठीक है, आप अगर सोच रहे हो ना कि 50 मार्क का मेरा प्रिपरेशन है तो 40-45 आ जाएंगे, सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो ये एक्सपीरियंस आपको नेक्स्ट टाइम बहुत हेल्पफुल होगा, राइट। और ये ब्रांच वाइज वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग दिस ब्रांच वाइज, बट आपको ये ध्यान में रखना चाहिए 5th सेमेस्टर तक आप इंजीनियरिंग में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ते हो उसको ही गेट प्रिपरेशन के लिए, प्री फाइनल ईयर गेट के लिए फोकस करो। ठीक है, गेट का क्वालिफिकेशन रेशियो इंडिया का है 16%, 16 16% स्टूडेंट। पिछले साल करीब 7 लाख स्टूडेंट्स ने, 6.84 लाख स्टूडेंट्स ने गेट दिया था। 16-17% स्टूडेंट्स पूरे इंडिया में गेट क्वालिफाई करते हैं। अगर आप एजुकेट के स्टूडेंट हो तो आपको क्वालिफिकेशन नहीं सोचना है। एजुकेट के मोर देन 70% स्टूडेंट्स गेट क्वालिफाई करते ही हैं। ओके, अगर आप ठीक तरीके से लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, क्वालिफाई तो होना ही है। यू मस्ट नॉट थिंक अबाउट क्वालिफिकेशन। आपको सोचना है कितने मार्क्स लाने हैं, कहाँ पे जाना है, कौन से आईआईटीज में, कौन से पीएसयू में। ठीक है, नॉलेज होने के बावजूद क्वालिफिकेशन तब नहीं होता है जब आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला है। हम बैठे ना वो गाइड करने के लिए, आपका काम है हम जो बताते हैं उसको ठीक तरीके से फॉलो करना। ये जो भी सेशंस हो गए ना दोस्तों हमारे, उसमें मैं आपको जो चीज बताऊंगा, आप जब गेट का एग्जाम देंगे उसके बाद आप दो दो तरीके से मुझे याद करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स दो तरीके से मुझे याद करते हैं। सर आपने बोला था वही हुआ। ठीक है, आपने जैसे बोला था वैसे ही हुआ सब कुछ, राइट। ये हैप्पीनेस होगा अगर आपने फॉलो किए हैं हमने जो बताए वो स्टेप्स। दूसरा क्या होता है, सर आपने बोला था वही हुआ, बट हम नहीं मान रहे थे, हम अपना
अपना दिमाग ज्यादा चला रहे थे, ऑनलाइन सोर्सेज, ऑनलाइन रिव्यूज देख के कि यार ये कर लो वो कर लो। ठीक है, तो दो तरीके हैं, दो तरीके से आप मुझे याद करोगे। आपको सोचना है कि आप कैसे याद करेंगे। ठीक है, यू मस्ट फॉलो व्हाट वी आर टेलिंग यू। ओके, ये आपके बेनिफिट्स के लिए है। अगर आपके यूनिवर्सिटी स्कोर में मार्क्स कम है तो उससे मास्टर्स के एडमिशन में क्या फर्क पड़ेगा, मैंने बताया ना। कुछ आईआईटीज जो है वो सर्टेन लेवल पे, मतलब आपको एटलीस्ट फर्स्ट क्लास होना चाहिए, वहां तक नॉर्मल रिक्वायरमेंट होता है ज्यादातर। आप उतना तो स्कोर कर ही रहे हो। अगर आप गेट में अच्छा लाए हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप गेट में बहुत अच्छे मार्क्स है और यूनिवर्सिटी में आप 4 या 5 सीजीपीए पे हो। आई डोंट थिंक ऐसा कभी होगा, राइट। तो आप फर्स्ट क्लास के ऊपर हो, दैट इज गोइंग टू बी सफिशियंट। फिर गेट स्कोर अच्छा लाओ, दैट इज द प्राइमरी थिंग। गेट में अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स अलाउड है। मैं भी हर साल मेरे बच्चों के साथ गेट देता हूँ। मैंने 9 बार गेट क्वालिफाई कर दिया है। ठीक है, मैं 2021 में भी गेट दूंगा, 22 में भी दूंगा। जब तक गेट चलता है और जब तक मैं चल रहा हूँ तब तक मैं गेट देने वाला हूँ। ठीक है, सो गेट में अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आर अलाउड। हर साल आप प्रिपेयर कर सकते हो, हर साल आप अटेंड कर सकते हो, बट फाइनल ईयर का गेट एग्जाम इज योर बेस्ट अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू मी। ऐसा क्यों? उसके बाद क्या होगा, आपका इंजीनियरिंग खत्म हो चुका है और फैक्टर्स आपके दिमाग में मंडरा रहे हैं, घर से प्रेशर बनने लगा है जॉब लेने का। ठीक है, आप इंजीनियरिंग को थोड़ा थोड़ा भूलने लगे हो क्योंकि आप अब रेगुलर लर्निंग प्रोसेस में नहीं हो। ठीक है, तो जो लोग सोचते हैं ना कि बाद में गेट करेंगे, 2 साल जॉब कर लेते हैं उसके बाद गेट प्रिपरेशन करेंगे, ये सब बहुत गलत हो जाता है। आप इंजीनियरिंग खत्म करके जितना दूर जा रहे हो उतना आपको फिर प्रिपरेशन टाइम, प्रिपरेशन एफर्ट बहुत ज्यादा लगेगा। और दूसरे फैक्टर, जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है ना, दूसरे फैक्टर बढ़ने लगेंगे। जॉब हो गया, मैरिज हो गया, फैमिली कंडीशन हो गई, ये सारी चीजें आपको अफेक्ट करने लगेगी और फिर आप उतना डेडिकेटेडली नहीं कर पाओगे। सो हमेशा 8th सेमेस्टर का गेट एग्जाम इज योर बेस्ट चांस। और हमेशा ध्यान में रखो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार अभी 6th सेमेस्टर में या 4th सेमेस्टर में मेरे ऊपर बहुत बर्डन है, आगे जाके जब बर्डन कम होगा, जब प्रेशर कम होगा तब गेट प्रिपेयर कर लेंगे, तब ये कर लेंगे वो कर लेंगे। जब इंजीनियरिंग खत्म होगा फिर आराम से बैठ के 6 महीने पढ़ के गेट दे देंगे। दिस इज इल्यूजन। द ओनली इजी डे वॉज यस्टरडे। फ्यूचर इज गोइंग टू बी मोर एंड मोर चैलेंजिंग, मोर एंड मोर डिफिकल्ट। अभी आप सोचो 10th स्टैंडर्ड अगर अभी देना होता तो आपको कैसा लग रहा है? अभी जिस हिसाब से, जिस स्पीड से आप लोग यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स दे रहे हो ना, 10th स्टैंडर्ड इज नाउ वेरी इजी फॉर यू गाइस। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड अभी सोचो तो आपको, आपने जब पहली बार 12th एक्चुअली दिया था उससे अभी इजी लग रहा है। सेम थिंग इज ऑलवेज गोइंग टू हैपन। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो अपने करियर में, थिंग्स आर गोइंग टू बी मोर एंड मोर चैलेंजिंग ओनली। अगर आपको लग रहा है अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो अगले साल तो नहीं होने वाला है टाइम। आपको यही टाइम में से मैनेज करना है। ठीक है, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। द ओनली इजी डे वॉज यस्टरडे। अब नेक्स्ट डे कोई इजी नहीं आने वाला है। आज से ज्यादा लोड पे ही नेक्स्ट टाइम काम करना है। दूसरी बात, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीजें आपको कोई नहीं पूछेगा अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है। अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है, आपने बीटेक के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में क्या किया था, ये कोई नहीं पूछेगा। क्योंकि मैंने देखा है काफी बार फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपका डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। अगर आप बीई के बाद डायरेक्टली जॉब लेने का सोच रहे हो, नॉट ऑन बेस्ड ऑफ गेट, डायरेक्ट जॉब लेने का सोच रहे हो, छोटे मोटे जॉब, तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मैटर करेगा। अगर आप गेट देने वाले हो तो सिर्फ गेट स्कोर सबसे ज्यादा मैटर करेगा, कोई ये नहीं पूछेगा कि उधर क्या किया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखें। एवरेज स्टूडेंट के लिए ये डिस्ट्रैक्शन होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में हो, जहाँ पे आपके 50, 60, 70% सब्जेक्ट्स ओवरलैप होते हैं, तब आपको 2 पेपर देने चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आप जब भी 2 ऑप्शंस के बारे में सोचते हो ना, तो आपका प्राइमरी एफर्ट जो होना चाहिए था वो वीक हो जाता है। ठीक है, डॉक्टर कलाम से मैंने सीखा था, अगर कोई संकल्प करना चाहते हो तो सारे विकल्प खत्म कर दो। एक बार उन्होंने मुझे बताया था ये, अगर कोई संकल्प करना चाहते हो तो सारे विकल्प खत्म कर दो। व्हाट डज दैट मीन? जब तक मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे ना, तब तक
कोई एक जगह पे प्राइमरी फोकस पे मैं 100% एफर्ट नहीं दूंगा, मेरे बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा कि यार शायद ये कर लेता तो और बेहतर होता। ठीक है, अगर आप में वो डेयरिंग है, अगर आप डेडिकेटेड है, अगर आपने देख लिया है कि दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी, आई कैन डू दिस, आई वांट टू डू दिस, तो सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान दो, डोंट थिंक अबाउट बैकअप प्लान। आप बैकअप प्लान के बारे में सोचेंगे तो बैकअप प्लान अप्लाई करने का नौबत आएगी। ठीक है, प्राइमरी प्लान में आप खुद को झोंक देंगे तो 99.9% केसेस में यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस। ऑलराइट, सो आई डोंट थिंक कि 2 पेपर से ज्यादा बेनिफिट होता है। आप प्राइमरी के 10 मार्क कम करके दूसरे पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या फायदा? दोनों पेपर में आप 50-50 मार्क्स पे अटक गए, क्या फायदा? एक में आप 75 लेके आते तो कुछ बेनिफिट था, कुछ बात बनती है कि नहीं, राइट? सो ऑलवेज प्राइमरी फोकस को डेविएट मत होने दीजिए। ओके, दिस इज गोइंग टू मैटर अलॉट। स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, आईआईटी का कट ऑफ कितना होता है वगैरह वगैरह। दोस्तों, आप लोग एजुकेट को कहीं पे फॉलो नहीं करते क्या? हमारे वेबसाइट पे, हमारे स्टेटस में, हमारे सोशल मीडिया पे, हर जगह पे कितने सारे अपडेट्स लगाए जाते हैं कि कौन से पीएसयू का कट ऑफ क्या है, कौन सी आईआईटी का कौन से साल का कौन से ब्रांच के लिए कट ऑफ क्या है। उसको यार फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अभी तक आपने ये नहीं किया है तो आप क्या कर रहे हो? कितना नॉलेज शेयर करते हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है आपको ये अपडेट्स देने में। कौन सी पीएसयू का फॉर्म कब खुला, किसके जॉब के लिए क्या क्राइटेरिया है, कहाँ पे मास्टर्स में क्या होता है, कितने सारे पोस्ट रखे जाते हैं हमारे सोशल मीडिया पे और वेबसाइट पे, उसको फॉलो कीजिए आप। सो गाइस, आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड, आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ये स्टेप्स को फॉलो कीजिए। जब भी जरूरत पड़े मुझे कांटेक्ट कीजिए। मुझे हजारों स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं, तो हो सकता है आपको आंसर मिलने में 2-3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, ठीक है, बट आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ऑलराइट, सो टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। आई होप यू हैव नोटेड ऑल दिस थिंग्स डाउन। इस पे इम्प्लीमेंटेशन कीजिए और हर रोज खुद को बताइए कि आप क्यों कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए। ठीक है, टेक केयर गाइस एंड जय हिंद।